अब एक और नए तरह का डिवाइस आगे एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया, फॉरवर्ड बायस करते हैं, लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रिवर्स बायस करते हैं तो लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो क्या होगा अगर दो पीएन जंक्शन को मिला दिया जाए? अगर तुम दो पीएन जंक्शन डायोड लेकर जोड़ो तब तो ये परेशानी है कि इंटरेक्शन एटॉमिक लेवल पे नहीं होगा। तो अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ना होगा? दो पीएन जंक्शन को जोड़ना होगा इस तरह से कि इंटरेक्शन एटॉमिक लेवल पे हो। तो एक नई तरह का डिवाइस जिससे कि हम करंट को इस तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि कहीं पे रेजिस्टेंस कम हो जाए, कहीं ज्यादा हो जाए, या यूं बोले रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाए। तो अगर रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रेजिस्टेंस की बजाय मैं लिखूंगा रेजिस्टर। तो यहां से ये वर्ड बनता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म स्पेशल डिवाइस जिसमें रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। मेनली दो तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, FET, इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये तुम्हें नहीं पढ़ना है सिलेबस में, नहीं। स्टार विद बॉक्स, FET। दूसरा टाइप है BJT, ये पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म है बाई पोलर जंक्शन। बाई यानी दो, पोलर जंक्शन यानी जैसे पीएन जंक्शन को तुम कह सकते हो पोलर जंक्शन, क्योंकि उसमें पी साइड भी है और एन साइड भी पोलैरिटी है उसके। तो दो पोलर जंक्शन बोला ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कई बार लिखना होगा, कई बार लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं उसकी, TR डॉट, इसे दिखाएंगे। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये फिर से दो तरह का होता है। अगर मैंने दो एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर उनके बीच एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया है तो तीन सेगमेंट्स बन जाते हैं। तुम एक रेक्टेंगल लेकर तीन सेगमेंट्स बना सकते हो। इसमें कांटेक्ट एरिया में भी डिफरेंस आता है। तो बोर्ड लेवल पर हम कांटेक्ट एरिया का डिफरेंस यहाँ नहीं दिखा रहे। एससी वर्मा में देखोगे तो यहाँ कांटेक्ट एरिया कम होगा, इस जंक्शन पे यहाँ ज्यादा होगा। ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, बीच में ये पी टाइप, और तीन टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। किस तरह का स्ट्रक्चर है अगर तुम्हें याद दिलाऊं, अगर ये कैथोड है कांच के ट्यूब के अंदर, ये एनोड है, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर। कंट्रोल करने के लिए बीच में ग्रिड और लगा देते हैं, बेस कंट्रोलिंग का काम करेगा। एक आउटपुट टर्मिनल होगा, एक इनपुट, एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर को इकट्ठा करेगा, एक उनको भेजेगा। तो इन तीन टर्मिनल के रिस्पेक्टिव नेम हो जाते हैं। कैपिटल से भी दिखा सकते हो, स्मॉल से भी। लेफ्ट हैंड साइड में जो इसको बोलते हैं एमीटर, बीच में इसको बोलते हैं बेस, राइट हैंड साइड में जो इसको बोलते हैं कलेक्टर। तो एक टाइप तो हो गया एनपीएन, दूसरा टाइप होगा पीएनपी। बनाते वक्त ध्यान से बनाना है, ये जो एमीटर रीजन है साइज में मॉडरेट होता है, मध्यम दर्जे का, मीडियम। बेस सबसे पतला होता है, थिन। कलेक्टर सबसे बड़ा होता है। क्यों? कलेक्टर को क्या करना है? इकट्ठा करना है। गोदाम में इकट्ठा करते हैं, गोदाम कैसा होता है? बड़ा होता है। कलेक्टर को इकट्ठा करना है, इसलिए कलेक्टर बड़ा होता है। पी एमीटर, बेस और कलेक्टर। अगर यहाँ पर एक सवाल पूछा जाए तुमसे कि कोई ऐसा काम है जिसको एनपीएन भी कर सकता है, पीएनपी भी कर सकता है, तो तुम वो काम
कौन से ट्रांजिस्टर से लेना पसंद करोगे और क्यों? सही जवाब है एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करना प्रेफर करेंगे। रीजन, एनपीएन इज फास्ट एक्टिंग कंपेयर टू पीएनपी, क्योंकि एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन से एंड इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स से ज्यादा है। एनपीएन इज फास्ट एक्टिंग, इसलिए हम एनपीएन प्रेफर करेंगे कंपेयर टू पीएनपी। एक नंबर में तुमसे इनके सर्किट सिंबल्स पूछे जाते हैं, तो तुम्हें सर्किट सिंबल्स बनाने आने चाहिए। सर्किट सिंबल में ये सर्कल ऑप्शनल है, सर्कल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती ट्रांजिस्टर बनाने की, तब तक रेफरेंस के लिए हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें नीचे एक इलेक्ट्रोड दिखाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगी बेस को। बचे हुए दो इलेक्ट्रोड एमिटर और कलेक्टर, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है थोड़ा अलग है। कोई गलत आके बैठ गया बच्चा तो चले जाए, बीच में कोई आ गया है, बेहतर इससे है कि वो बातचीत करने की बजाय क्लास से निकल के चले जाए। कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर पीएन जंक्शन नहीं पढ़ा तो ट्रांजिस्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हें रीज्वाइन करना है, फिजिक्स पढ़ने का शौक आ रहा है तुमको, तो वेडनेसडे से आओ, तब समझ में आएगा। ये दो एडिशनल टर्मिनल पर अभी दोनों तुम्हें एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। तो अंतर क्या है, अंतर कैसे करते हैं? जो एमिटर है उसमें हम एक एरो लगाकर दिखाते हैं, तो ये भी पहचान हो जाती है एमिटर कौन सा है, और उस एरो की डायरेक्शन से ये भी पहचान हो जाती है कि वो पीएनपी है या फिर एनपीएन है। लॉजिक क्या हो समझो। हम जानते हैं करंट फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, करंट जाएगी पी साइड टू एन साइड, मतलब बेस से एमिटर में, बेस से एमिटर में करंट जाएगी। ये बेस, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एमिटर, राइट हैंड साइड वाले को कलेक्टर अगर मैं कहता हूं, तो एमिटर की पहचान ये है कि एरो लगाकर दिखाऊंगा। अगर एरो बाहर की तरफ है, मतलब बेस से एमिटर करंट जा रही पी टू एन, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी में क्या होगा, पी टू एन, एमिटर टू बेस, एरो अंदर की तरफ होगा, जिसमें एरो है वो एमिटर है, तो दूसरा हो गया कलेक्टर। और क्योंकि एरो अंदर की तरफ है इसलिए वो पीएनपी है, एरो बाहर की तरफ है तो एनपी है। इस तीर के निशान की और भी इंपॉर्टेंस है, अभी आज ही के लेक्चर में सीखेंगे। इससे हमें करंट की डायरेक्शंस का भी पता चल जाता है, सर्किट में करंट कैसे फ्लो, किस किस डायरेक्शन। तो सर्किट सिंबल में क्लैरिटी होनी चाहिए। सर्किट सिंबल देखते ही तुम्हें पहचान में आ जाना चाहिए कि ये एनपीएन है या पीएनपी। फिर इसकी एक एक्टिविटी है तुम्हारे सिलेबस में, मल्टीमीटर यूज करके तुम्हें वो ट्रांजिस्टर दिए जाएंगे, काले रंग के 3 टर्मिनल वाले डिवाइस जो दिखाए थे पहले कभी। प्रोजेक्टर की याद आ रही है क्या? देखो ये जो पोर्शन है इसमें प्रोजेक्टर का यूज एप्रोप्रिएट नहीं था। जैसे प्रोजेक्टर का यूज एप्रोप्रिएट होगा, प्रोजेक्टर वापस आ जाएगा, खराब नहीं हुआ है। और उसकी लैंप की लाइफ भी 50,000 घंटे, 50,000 आवर्स, तो वारंटी में है, खराब नहीं हुआ, चल रहा है। अभी उसकी जरूरत नहीं है इसलिए प्रोजेक्टर नहीं ला रहा। जैसे उसका यूज एप्रोप्रिएट होगा प्रोजेक्टर को ले आएंगे वापस। तो अभी इन दोनों को पहचानना सीखना था तुमको। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इसको सर्किट में जोड़ना है तो कैसे जोड़े उसकी बात करेंगे। इसमें बायसिंग लगानी है तो कौन सी बायसिंग लगाएं, फॉरवर्ड रिवर्स, उसकी बात करेंगे। तो कुछ समझने की चीजें हैं आज के पूरे लेक्चर में, बहुत सारी समझने की चीजें हैं और कई चीजें माननी भी पड़ेंगी अभी कि हाँ ऐसा होता है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है, अगर मैं इसको सर्किट में जोड़ना चाहता हूं, किसी भी सर्किट में 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, यानी 4 टर्मिनल होते हैं। पहले किसी एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, दोबारा याद दिलाता हूं। मान लो वो जो प्रोजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, मैं उसको उस जगह लगाना चाहता हूँ, उसका तार इतना लंबा नहीं है, तो मैं एक्सटेंशन कॉर्ड लेके आऊंगा, एक्सटेंशन कॉर्ड का प्लग यहाँ लगाऊंगा और एक्सटेंशन कॉर्ड में जो सॉकेट है उसमें उस प्रोजेक्टर का प्लग लगाऊंगा।
तो दो इधर से इनपुट जा रहे हैं, दो उसके एक्सटेंशन कॉर्ड के आउटपुट है। तो चार टर्मिनल के बीच तीन टर्मिनल वाले डिवाइस को अगर मुझे जोड़ना है तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि किसी एक टर्मिनल को कॉमनली इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी कनेक्ट करूं। तो अगर मैं बेस को कॉमनली कनेक्ट करता हूं इनपुट में आउटपुट में तो बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं एमीटर को कनेक्ट करता हूं कॉमनली इनपुट और आउटपुट साइड में तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और कलेक्टर को कनेक्ट करता हूं तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो लैंग्वेज में लिखोगे बनाने के बाद ए ट्रांजिस्टर ब्रैकेट में with three terminals bracket close can be connected in a circuit सर्किट के पास ब्रैकेट में लिखोगे, सर्किट का शॉर्ट फॉर्म CKT, और ये स्टैंडर्ड है, बोर्ड में यूज कर सकते हो। तो ब्रैकेट में तुम लिखोगे with two input and two output, with two input का शॉर्ट फॉर्म I/P, आउटपुट का O/P, और ये भी स्टैंडर्ड है, बोर्ड में यूज कर सकते हो। with two input and two output ब्रैकेट क्लोज in following three ways, निम्न तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। in following three WAYS ways, मैनर भी लिख सकते हो, वेज भी लिख सकते हो, डैश लगा दो। फर्स्ट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेंसिटिव पे काम करना है तुमको, सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सेकेंड एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड CCC। अब देखो तुम्हारा दिमाग इतना होशियार है, सशक्त है, समझदार हो तुम कि वो दिमाग रेफरेंस के हिसाब से अपने आप मतलब निकाल लेता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं एक्चुअल में, पढ़ाने की बजाय मेरा जो मोड है पढ़ाने का वो ट्रेनिंग मोड है। इस तरह से तुम्हें अपने नोट्स को डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि लिखना कम पड़ेगा, समझ में ज्यादा आएगा, जगह कम भरेगी, पढ़ना भी कम पड़ेगा, पर समझ में पूरा आ रहा है। तुम में से एक भी बच्चा अगर मेरे से पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ CCC तो मैं समझूंगा वो क्लास में बैठने लायक नहीं, यानी उसका ध्यान ही नहीं है। तो क्लियर है, तीन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से थर्ड वाला कॉमन कलेक्टर ना तो जेई मेन में और ना ही बोर्ड के लिए किसी के लिए भी तैयार नहीं करना है। स्टार्ट विद बॉक्स, नॉट इन सिलेबस। जहां पर कॉमन कलेक्टर आ गया छोड़ दो, कुछ भी तैयार नहीं करना। कॉमन एमीटर बहुत अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम में अगर पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। और कॉमन बेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिस्टर का जो काम करने का तरीका, वर्किंग उसकी, ट्रांजिस्टर एक्शन, वो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे। ओनली वर्किंग, जिसके पूछे जाने के चांसेस 10% से भी कम, लेस देन 10%। पर आगे का फंक्शन पूरा, मतलब ट्रांजिस्टर को आगे अच्छे से समझने के लिए इसको कॉमन बेस में समझना होगा, तब बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो हमने देखा तीन कॉन्फ़िगरेशन में हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद अब बायसिंग लगाने की बारी है। बायसिंग कैसे लगाएं? जब पीएन जंक्शन था तो वहां पर हमने देखा दो ही टर्मिनल हैं, या तो P को बैटरी के पॉजिटिव से, N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो, नहीं तो उल्टा जोड़ दो। तो दो ही तरह के बायसिंग बने, या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स। यहां पर तीन टर्मिनल है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? तीन टर्मिनल है प्लस, अगर तुम गौर करो, दो जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, दो पीएन जंक्शन, एनपीएन में एनपी जंक्शन और पीएन जंक्शन, ऐसे पीएनपी में भी दो पीएन जंक्शन। तो मैं किसी एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, दूसरे को रिवर्स बायस, यानी पहले को फॉरवर्ड दूसरे को रिवर्स कर सकता हूं, या पहले को रिवर्स दूसरे को फॉरवर्ड कर सकता हूं, या दोनों को फॉरवर्ड कर सकता हूं, या दोनों को
रिवर्स कर सकता हूं। ये डिफरेंट 4 मेथड हो सकते हैं, 4 तरीके से मैं बैटरी जोड़ सकता हूं। अकॉर्डिंगली इनके 4 तरह के नाम बन के आएंगे, उसको बोलेंगे मोड, MOD मोड। तो किसी ट्रांजिस्टर को हम 4 मोड में वर्क करवा सकते हैं। इसको मैं सिमुलेट करके एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करोगे, आसान लगेगा। ऐसे समझो, अगर मैंने दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया तो क्या करंट फ्लो होगा? जब वहां पे आइडियल सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। रिवर्स बायस का मतलब दोनों जंक्शन का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य करंट को कंट्रोल करना, और अगर डेप्थ में जाए तो रेजिस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव, करंट को कंट्रोल करना। तो अगर मैं दोनों को रिवर्स बायस कर देता हूं तो क्या मुझे कंट्रोल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो दोनों को रिवर्स बायस नहीं करेंगे। रिवर्स बायस करूंगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट नहीं फ्लो होती, जैसा तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, करंट घटकर 0 हो जाती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। तो यहां पर जो मोड है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, उस मोड को बोलेंगे कट ऑफ मोड। तो ट्रांजिस्टर का वो मोड जिसमें दोनों जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर देंगे, उसको बोलेंगे कट ऑफ मोड। अगर मैंने दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दिया, इसको सिमुलेट कर रहा हूं एग्जांपल से। मान लो तुम सब इलेक्ट्रॉन हो, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला सेक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन है दरवाजा, फिर यहां से लेकर मेन गेट तक बेस वाला सेक्शन है, और मेन गेट के बाहर कलेक्टर वाला सेक्शन है। तो मेन गेट जो है वो दूसरा जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। मैं यहां से एक भी बच्चे को नहीं जाने दे रहा हूं, और जो गार्ड साहब वहां पे वो भी किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बायस, कट ऑफ मोड। एक भी बच्चा बाहर दिखाई नहीं दे रहा, पर इसमें कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा है। जैसे कि करंट भी फ्लो होनी चाहिए, कंट्रोल तब बोलेंगे, फ्लो भी तो होना चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो होना चाहिए, तो बोलेंगे कंट्रोल है। हम कुछ कर रहे हैं, इसमें हम रोक दिया। तो अगर दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दे, दोनों जंक्शन को, तो करंट बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगी, जितनी मैक्सिमम फ्लो हो सकती है। मैं भी तुमको जाने दे रहा हूं, गार्ड साहब भी नहीं जाने दे, कोई नहीं रोक रहा है। तो जिसकी जब मर्जी हो रही है वो जा रहा है, सब भी उठकर जा सकते हैं, सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये जो मोड है, इसमें कंट्रोल है क्या? नहीं रोक रहे हैं तो भी कोई कंट्रोल नहीं है। सब काम के लिए रोक रहे हैं तो भी कंट्रोल नहीं है, और नहीं रोक रहे हैं तो भी कोई कंट्रोल नहीं है। इसको बोलेंगे सैचुरेशन मोड। इसमें भी हम ट्रांजिस्टर को यूज नहीं करना चाहते। तीसरी सिचुएशन, मैं रोक रहा हूं, फर्स्ट जंक्शन इज रिवर्स बायस, गार्ड साहब जाने दे रहे हैं, सेकेंड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। इज इट मीनिंगफुल? नो सर। मैं रोक रहा हूं तो वो जाने किसको देंगे? उनके पास कोई पहुंच थोड़ी रहा, मतलब और कोई क्लासरूम्स नहीं, बस ये रूम है, तो उनके पास तो कोई पहुंच ही नहीं रहा, वो किसको जाने देंगे? तो कंट्रोल कहां है? नहीं है। इसका नाम सोचने के लिए पहले हम दूसरा मोड पढ़ लेते हैं, फिर उसका नाम तय करेंगे, इसका नाम क्या रखें। दूसरा मोड, मैं जाने दे रहा हूं, फर्स्ट जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, गार्ड साहब रोक रहे हैं, सेकेंड जंक्शन इज रिवर्स बायस। कंट्रोल किस सेंस में मिलेगा समझो। मान लो बाहर से एक रैली निकल रही है, बहुत सारे लोग, भीड़ निकल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सब एक साथ चले जाते हैं तो ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो गार्ड साहब वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं, बोले लाइन बनाकर निकलो, एक बार में एक जना निकलो। तो कंट्रोल मैनर में कंट्रोल मिल रहा है। तो ये वो मोड है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मोड, जिसमें एक्टिव कंट्रोल है। वो चाहे तो ज्यादा लोग को, 2 लोग को लाइन में भेज सकते हैं, चाहे तो एक को भेज सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। तो ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में यूज करना प्रेफर करते हैं। तो जो पिछला वाला था कि अगर मैं रोक रहा हूं और वो जाने दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इनवर्स मोड। इनवर्स मोड क्योंकि उसका उल्टा है, मैं जाने दे रहा हूं, वो रोक रहे हैं, उसका उल्टा है, मैं रोक रहा हूं, वो जाने दे रहे हैं। तो हम ट्रांजिस्टर को ना तो इनवर्स मोड में यूज करेंगे, ना तो कट ऑफ में यूज करेंगे, ना ही सैचुरेशन मोड में यूज करेंगे। तो किस में यूज करेंगे? एक्टिव मोड।
जितने भी सर्किट हम ट्रांजिस्टर के बनाएंगे सब में ट्रांजिस्टर में हम ध्यान रखेंगे बायसिंग कैसे करेंगे। हम इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस देंगे और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस देंगे, ठीक है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सब हेडिंग कंस्ट्रक्शन। It consists of three different regions named emitter, 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 comma, base and collector. Emitter, base and collector. फुल स्टॉप लगाओ। 3 पॉइंट में हम इनके जो साइजेस हैं और इनकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उसके बारे में स्टेटमेंट लिख देंगे। 3 स्टेटमेंट लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट, emitter is moderate in size. Emitter is moderate in size and is heavily doped. Doping concentration ज्यादा रखते हैं and is heavily doped. इस पे क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछते why? एमिटर को हमने मॉडरेट क्यों बनाया और हैवी डोपिंग क्यों की? तो इसका जवाब ढूंढना है हमें आगे के लेक्चर में, ऐसा हमने क्यों किया। सेकेंड पॉइंट, बेस इज केप्ट थिन, पतला बनाते हैं बेस को। डायग्राम में दिख भी रहा है तुम्हें, बेस सबसे पतला रीजन। बेस इज केप्ट थिन एंड इज लाइटली डोप्ड। बोर्ड में आया हुआ ये सवाल, तुमसे पूछते हैं व्हाई बेस इज केप्ट थिन एंड इज लाइटली डोप्ड। इसका जवाब भी ढूंढेंगे आगे के लेक्चर में। बेस इज केप्ट थिन एंड इज लाइटली डोप्ड, डोपिंग कंसंट्रेशन कम रखते हैं। थर्ड पॉइंट, कलेक्टर इज लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा होता है इन तीनों में। कलेक्टर इज लार्जेस्ट इन साइज एंड इज मॉडरेटली डोप्ड। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम दर्जे, ठीक ठीक। एंड इज मॉडरेटली DOPED डोप्ड। कुछ बच्चे डोप की स्पेलिंग डबल पी लिखते थे, डबल पी नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंगल पी आएगा। DOPING डोपिंग, DOPED डोप्ड। तो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल हो गई। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, एमिटर का काम है एमिट करना, ठीक से एमिट कर सके, प्रेशर से एमिट कर सके, तो ठूस ठूस के भरेंगे उसको। साइज बड़ा रखने का कोई तुक नहीं है, साइज मीडियम रखेंगे जिससे कि प्रेशर डेवलप हो सके। कलेक्टर का काम है इकट्ठा करना, गोदाम जैसा है, तो जगह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। पहले से भर दिया तुमने डोपिंग करके उसको, तो जगह कम पड़ेगी, तो साइज में बड़ा होना चाहिए और डोपिंग कंसंट्रेशन मॉडरेट होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए, पहले से पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बेस का काम है कंट्रोल प्रोवाइड करना। अगर तुम याद करो तो ये कैथोड, ये एनोड, बीच में ग्रिड का काम सिर्फ इतना था कि जो इलेक्ट्रॉन स्पेस चार्ज बना रहे थे उनको धकेल दे एनोड के तरफ, बस। बाद में एक बार एनोड के इन्फ्लुएंस में चला गया तो एनोड संभालेगा। ग्रिड का बहुत थोड़ा सा रोल था। सेम रोल यहाँ पर बेस का है, बेस वही रोल प्ले करता है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमको इसकी वर्किंग पढ़नी। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ो या पीएनपी की पढ़ो, वर्किंग इज सेम। अंतर सिर्फ क्या आएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे होगे, जहां जहां तुम शब्द इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रॉन, वहां पीएनपी के डिस्क्रिप्शन में होल आ जाएगा। इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग, ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन बोलते हैं इसको, ट्रांजिस्टर एक्शन। ब्रैकेट स्टार्ट करके लिखोगे, वर्किंग ऑफ। मैं तुम्हें एनपीएन के लिए तैयार करवा रहा हूं, जरूरत पड़ने पर तुम पीएनपी के लिए तैयार कर सकते हो, पर यह सवाल आने की संभावना 10% से भी कम है, मतलब नहीं आएगा।
पर हमें इसको तैयार करना जरूरी है, क्योंकि ये समझेंगे तब आगे का समझ में आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो तुमने लिखा वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर connected in common base configuration, connected in common base configuration, bracket close। एक होता है सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में हम सर्किट सिंबल्स यूज करते हैं, ये सर्किट सिंबल है। एक होता है स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम में हम डिटेल दिखाते हैं कि कैसा वो दिखता होगा। मैं जो बनाने जा रहा हूं वो दोनों का मिक्सचर है। समझने के लिए हमें ट्रांजिस्टर का यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना होगा और सर्किट को समझने के लिए सर्किट डायग्राम के साथ उसको रिलेट करना होगा। तो जैसे तुमने पीएन जंक्शन बनाया था, जितनी जगह में बनाया था लगभग उतनी ही जगह चाहिए, एक रेक्टेंगल बनाओ। इसके 3 सेगमेंट्स करो, 3 कंपार्टमेंट। लेफ्ट हैंड साइड वाला सेगमेंट मॉडरेट साइज का, बीच वाला सेगमेंट पतला, राइट हैंड साइड वाला सेगमेंट सबसे बड़ा। जैसा हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है वो यहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 3 टर्मिनल लगा दो, मार्क कर दो एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जब तुमने पीएन जंक्शन बनाया था तुम्हें याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ तुमने हर इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव आयन दिखाया था और हर होल के साथ नेगेटिव आयन, तभी वो न्यूट्रल था। पर अब वो चीज हम समझ चुके हैं, तो इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन और होल्स तो दिखाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, पर हर इलेक्ट्रॉन के साथ ना तो पॉजिटिव आयन दिखाएंगे और ना ही हर होल के साथ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हम नहीं दिखाएंगे इस डायग्राम, एग्जाम में भी नहीं दिखाना। तो एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बढ़ दो। माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी हैं। डोपिंग कंसंट्रेशन कैसी है? हैवी, हेवीली डोप, ठूस के भरा हुआ। इस पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल्स और माइनॉरिटी में कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी होंगे। डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, कम है तो तुम चाहो तो ऐसा भी दिखा सकते हो। इससे लग रहा है खाली खाली, क्योंकि यहां पे हमने लिए 5 लाइन और यहां पे सिर्फ 3 लाइन। जो कलेक्टर रीजन है, ई से एमिटर, बी से बेस, सी से कलेक्टर। कलेक्टर रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स एंड इट इज मॉडरेटली डोप्ड। इससे ज्यादा पर इससे कम। तो डायग्राम से रिफ्लेक्ट होना चाहिए डोपिंग कंसंट्रेशन। अब इसकी बायसिंग करनी। 2 जंक्शन है यहां पर, एमिटर बेस जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। कौन से मोड में काम करवाना चाहता हूं मैं ट्रांजिस्टर से? एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में बायसिंग कैसे करते हैं? पहले जंक्शन को एफबी, फॉरवर्ड बायस जब भी हम देते हैं किसी जंक्शन को स्मॉल देते हैं और रिवर्स बायस जब भी देते हैं तो लार्ज। जितने बच्चों ने जाकर नॉब घुमा ली, वहां प्रैक्टिकल कर लिया पीएन जंक्शन का, तो वहां सेटअप पर तुम्हें देखने को मिलेगा जो फॉरवर्ड बायस है उसमें नॉब 0 to 1 वोल्ट चेंज होता है बस पर, और जो रिवर्स बायस है उसमें 0 to 10 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बायस जब भी लगाएंगे स्मॉल, रिवर्स बायस जब भी लगाएंगे लार्ज। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस लगाने का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बायस लगाने का मतलब है एन साइड को नेगेटिव और पी साइड को पॉजिटिव। तो बैटरी का नेगेटिव इधर जोड़ूंगा, बैटरी होगी छोटी, स्मॉल फॉरवर्ड बायस, एन साइड को नेगेटिव मिल रहा है, पी साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम बोलेंगे एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस देने का मतलब है कलेक्टर जो कि एन टाइप है उसको बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ूं? पॉजिटिव। और बैटरी कैसी होनी चाहिए? बड़ी, लार्ज, रिवर्स बायस, यानी ज्यादा डंडे,
लार्ज रिवर्स बायस प्लस माइनस। अब बैटरी का नाम कैसे रखना है, क्योंकि ऐसे और आगे सर्किट्स बनाने, यानी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिर्फ एक बार नहीं बना रहे हैं, आगे और सर्किट सबको बनाने। तो ऐसे सिचुएशन में एक टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हमको फॉलो करनी है। जो बैटरी एमीटर को बायस दे रही है उसका नाम लिखेंगे VEE, V सबस्क्रिप्ट EE। जो कलेक्टर पर बायस लगा रही है यानी वोल्टेज लगा रही है उसका नाम क्या रखेंगे बताओ? हाँ, मतलब तुम सही सही समझ पा रहे हो लॉजिक को। VCC, मिर्ची नहीं लगी है, CC, VCC। अब एक बात और समझने की, जितने भी डीसी सर्किट होते हैं और डीसी सर्किट में कंपोनेंट्स को एक प्लेट पर पीसीबी जैसे बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उस पे सोल्डर किया जाता है। तुम चाहे कोई सा भी डीसी सर्किट देख लो, टीवी को खोल के उसके अंदर प्लेट देख लो, डीवीडी प्लेयर के अंदर देख लो, कंप्यूटर के अंदर देख लो, सिर्फ दो ही पोलैरिटी होती, प्लस माइनस। अर्थ का कहीं नामो निशान नहीं होता, अर्थ जैसी कोई चीज नहीं होती। इनके प्लग देखो, टीवी का प्लग देखना 2 पिन है, 3 पिन नहीं है। डीवीडी प्लेयर का प्लग देखो 2 पिन है, अर्थ का कोई रोल नहीं। इसका मतलब ये समझो कि वो जो नेगेटिव होता है उसी को हम अर्थ मानते हैं, वो जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं। सभी कंपोनेंट्स के नेगेटिव को कॉमनली कनेक्ट किया जाता है। लैब में लगा रखी हमने, पीसीबी जाकर देखना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कोई भी प्लेट देखना और उस पे गौर से देखना, जो प्रिंट छपा होता है, जो प्रिंट बना होता है कॉपर से प्लेटिंग करके बनाते हैं, तो उसमें जो मोटा प्रिंट होता है वो सारे मोटे वाले हिस्से आपस में जुड़े होते हैं और वो वहां पे सप्लाई कौन सी होती है? नेगेटिव। मान लो किसी पीसीबी में कोई तार टूट गया, तुम्हें नहीं पता कहां से टूटा है, 2 तार जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला टूट गया, तो नेगेटिव वाला कहां जोड़ना होगा? कॉमनली सारे टर्मिनल्स जहां जुड़े हुए हैं एक ही जगह पर या एक ही प्रिंट से, वहां जोड़ना होगा, क्योंकि नेगेटिव होता है कॉमन। और उस नेगेटिव को हम अर्थ के सिंबल से शो करते हैं। यहां पर ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी टर्मिनल तुम कॉमन कर रहे हो, तुम कौन सा टर्मिनल कॉमन कर रहे हो? बेस। यहां पर बेस इज कॉमन टर्मिनल, एमीटर इज इनपुट टर्मिनल एंड कलेक्टर इज आउटपुट टर्मिनल। तो हम उसको अर्थ के सिंबल से कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसका मीनिंग होता है कि बेस इज कॉमन, कॉमनली कनेक्टेड। तो जब भी तुम कोई ट्रांजिस्टर देखोगे और ट्रांजिस्टर में मान लो ऐसे, यहां मैं तुमसे बता रहा हूं तुमको दिखाकर कि एमीटर को मैंने ऐसे जोड़ दिया और मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ ये ट्रांजिस्टर को कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं? तुम्हारा जवाब होगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में वो सिंबल लगा दिया, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए? तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होगा इस बायसिंग का असर? फॉरवर्ड बायस जहां करते हैं तो जंक्शन में जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है कम होती है कि ज्यादा होती है? फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है। तो यहां जो डिप्लीशन लेयर है वो नैरो होगी क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, और ये जंक्शन रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर वाइड होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां तो रेजिस्टेंस कम हो गया और यहां रेजिस्टेंस बढ़ गया, लगभग 100 ओम का अंतर होगा। अगर यहां पर रेजिस्टेंस इसका किस ऑर्डर का है? 100 ओम के ऑर्डर का है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग, इसको मैं इनपुट रेजिस्टेंस कह सकता हूं, इसको मैं आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस कह सकता हूं। इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 किलो, उसका 100 गुना हो, 100 से 1000 गुना तक चेंज हो सकता है। तो क्या देखने में आया? यहां रेजिस्टेंस कम हो गया, यहां रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहां का रेजिस्टेंस यहां ट्रांसफर हो गया। इसने अपना नाम सार्थक कर दिया, ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ड्यू टू स्मॉल फॉरवर्ड बायस, इस नेगेटिव से रिपेल होकर यहां से इलेक्ट्रॉन उधर चलना शुरू करेंगे, डिफ्यूज होंगे। माना कि 100 इलेक्ट्रॉन उधर चलना शुरू करते हैं, क्योंकि बेस हमने पतला बनाया है, डोपिंग कंसंट्रेशन कम रखी है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे तो यहां मौजूद होल्स के साथ कंबाइन होंगे,
पर वो कॉम्बिनेशन बहुत ही कम मात्रा में होगा, ओनली 2 to 5%। अगर 100 चल रहे हैं तो 100 में से 2 से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ होल के साथ कंबाइन हो पाएंगे। बचे हुए 95 to 98% इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर के पॉजिटिव के अट्रैक्शन में खींचे हुए जाएंगे उधर। क्यों? जैसे इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में आया वो माइनॉरिटी कैरियर बन गया, यहाँ होल मेजॉरिटी पी टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो माइनॉरिटी कैरियर बन गया, और माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करते हैं रिवर्स बायस के कारण। तो रिवर्स बायस उस माइनॉरिटी कैरियर के मोशन को सपोर्ट करेगा, माइनॉरिटी कैरियर का ड्रिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इधर जाकर इकट्ठे होंगे, फिर एक एक करके बैटरी खींचेगी। तो प्रोसेस क्या होगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 100 चले, 100 में से 2 से 5 यहाँ कंबाइन हुए, जैसे कोई एक कंबाइन हुआ बेस के होल के साथ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इस रीजन में, इस रीजन में एक होल कम हो गया। बैटरी का क्या काम है? बैटरी पंप की तरह काम करती है। जैसे पंप होता है पानी का पंप, वो क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पानी खींचता है, ओवरहेड वाटर टैंक में भेज देता है, अपने पास नहीं रखता है। बैटरी भी ऐसे काम करती है, कंपेंसेट करने का काम करती है। तो यहाँ एक होल कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसकी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा, बैटरी उसको कंपेंसेट करेगी। बैटरी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो एक नया होल दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रखेगी नहीं, इधर से वापस भेज देगी, तो जो इलेक्ट्रॉन कम हो गया था उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, कंपेंसेट हो जाएगा। पर इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज तो करंट कैसे फ्लो होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बेस टर्मिनल से जो करंट एंटर करेगी उसको नाम देंगे बेस करंट, और एमिटर टर्मिनल से जो करंट बाहर निकलेगी उसको नाम देंगे आईई, एमिटर करंट। बेस करंट बहुत कम होगी क्योंकि 2 to 5% कॉम्बिनेशन के कारण है। अगर एमिटर करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की है तो बेस करंट उसकी 1/100 10 माइक्रो एम्पियर, हम बोलेंगे माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी। रिमेनिंग 95 to 98% इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ जाएंगे, इकट्ठे होंगे, एक एक करके बैटरी है उनको खींचेगी इधर से। जब इलेक्ट्रॉन इस बैटरी तक आएगा, बैटरी अपने पास नहीं रखेगी, इलेक्ट्रॉन इस बैटरी को दे देगी वीई को, ये बैटरी इधर वापस भेज देगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ खींचा था, पूरे ट्रांजिस्टर रीजन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, तो वो इलेक्ट्रॉन कंपेंसेट कैसे होगा? इधर से चल के आएगा इस पास से और इधर से वापस जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फिर से क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। कलेक्टर करंट आईसी एंटर करेगी कलेक्टर टर्मिनल से, और एमिटर करंट दोबारा से वंस अगेन बाहर निकलेगी एमिटर टर्मिनल से। तो एमिटर करंट तब भी फ्लो हुई जब बेस करंट फ्लो हुई, एमिटर करंट तब भी फ्लो हुई जब कलेक्टर करंट फ्लो हुई। कलेक्टर करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होगी क्योंकि इसकी 95 to 98% है, बेस करंट 2 to 5% है, इसलिए वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी। पर हम इनमें एक रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एमिटर करंट तब भी फ्लो हो रही है जब बेस करंट, और तब भी फ्लो हो रही है जब कलेक्टर करंट, तो मैं लिख सकता हूँ I = IB + IC। दिस इज वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको मैं अब तुम्हें लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बनेगी। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लिखोगे थोड़ा और समझ में आ जाएगा, दोबारा कभी पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल नया है, इससे फैमिलियरिटी तुम्हारी बहुत कम है, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखना। पर एक तरीका है उसके लिए, फैमिलियरिटी बढ़ाने का, मास्टरी करने का एक तरीका है। और वो तरीके के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए ये जितने भी वीडियो हैं इसका MP3 बना दिया, क्योंकि वीडियो की तुम्हें जरूरत नहीं है, नोट्स तुम्हारे पास है, तुमने क्लास अटेंड की है, ठीक है। वीडियो जगह भी बहुत ज्यादा घेरता है, और वीडियो देखने की सुविधा सबके पास है नहीं। MP3 सबके पास है चलाने की सुविधा। मैंने MP3 बनाकर उस कंप्यूटर में डाल दिया है, जिसमें से तुम ले सकते हो। वहां से MP3 फाइल लो, चलते फिरते घूमते फिरते, सुबह घूमने भी जाओ, इसको भी चला लो, सब कुछ टेस्ट पे आ जाएगा, एकदम रट जाएगा। क्लियर? दिस इज द वे, टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे अपने फाइल। एक्सपेरिमेंटेड है, ओके, टेस्टेड है। हमारे टाइम में कैसेट प्लेयर होते थे, मैंने अपना एक सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट कैसेट से तैयार किया था, ऐसे पढ़ लिया था अपनी आवाज में, सोते वक्त चला लेता था, नींद भी अच्छी आती थी, सब्जेक्ट से तैयार था। अभी वर्किंग लिखनी है हमको, लिखनी वर्किंग है, पर जो जैसे जुड़ा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन की डिटेल भी 2-3 लाइन में लिखनी होगी कि कैसे जोड़ा है हमने, फिर मेन वर्किंग स्टार्ट होगी। तो सर्किट बना चुके हो तुम लोग, डायरेक्शन मार्क कर दिए,
डायरेक्शन को इसके रेफरेंस में भी समझ लो कि ये एरो की डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो एमिटर करंट अगर बाहर निकलेगी तो बेस करंट कलेक्टर करंट अंदर आएगी। इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर है तो ये डायग्राम इटसेल्फ हमको बता रहा है कि एमिटर करंट बाहर जाएगी तो बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर आएगी। इसका मतलब अगर पीएनपी होगा तो क्या होगा, एमिटर करंट तो अंदर जाएगी और बेस और कलेक्टर बाहर आएगा। बस ये दो ही कंडीशंस हैं और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। और ये बहुत आसानी से सिंपल देखते ही पता चल जाता है कौन सी करंट किधर जाएगी। तो तुम लिख सकते हो कंसीडरिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर connected in common base configuration shown above. Considering NPN transistor connected in common base configuration shown above in active mode. Inactive mode को inactive एक साथ मत लिख देना, in अलग लिखना, एक्टिव अलग लिखना, एक्टिव को अंडरलाइन करना, ब्रैकेट में बंद कर दो। इन एक्टिव मोड सच दैट emitter is provided small forward bias. Emitter is provided small forward bias while जबकि WHIL while collector is given a large reverse bias. Emitter is provided a small forward bias. तुम चाहो तो एमिटर बेस जंक्शन पे लिख सकते हो और कलेक्टर बेस जंक्शन पे लिख सकते हो अगली बार, और खाली एमिटर लिखते हो तो भी ओके है। एमिटर इज प्रोवाइडेड स्मॉल फॉरवर्ड बायस व्हाइल कलेक्टर ए लार्ज रिवर्स बायस। आर भी लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं, ठीक है, नोट्स में लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन डिटेल होगी, ठीक। पैराग्राफ चेंज करो। अंडर FB, under forward bias, the electrons in emitter region, under forward bias, electrons in emitter region start moving. Electrons in emitter region starts moving towards base. Starts moving towards base. एक्चुअल में हम बोलते हैं होल भी मूव करते हैं, पर तुम जानते हो होल मूव नहीं करते। बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें लग रहा है होल मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एमिटर वाले जो है यही आएंगे बेस में। बेस में आकर ये होल से कंबाइन होंगे, होल वहां से कहीं जाने वाले नहीं। तो कंटिन्यू करोगे स्टेटमेंट को। तुमने लिखा अंडर स्मॉल फॉरवर्ड बायस, अंडर फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर रीजन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बेस, बट base is thin and is lightly doped. But base is thin and is lightly doped, comma, so only 2 to 5%. So only 2 to 5%. कैसे लिखेंगे? 2-5% of electrons get combined there. 2 to 5% of electrons get combined there with holes. Full stop. Continue करेंगे इसी में। As soon as one electron combines with a hole, one electron combines with a hole, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होता है, कॉमा, बैटरी VEE, बैटरी V सबस्क्रिप्ट EE draws, खींच लेगी, draws an electron from base terminal and supply it back to the transistor. Supply it back to the transistor through emitter terminal. Causing, ये वर्ड है, बहुत काम का है। जब भी तुम्हें सेंटेंस लंबे खींचने,
तो अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज करो? कॉजिंग। सेंटेंस लंबा हो जाएगा, जो खत्म होने वाला था फुल स्टॉप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लंबा खींच दो सेंटेंस। कॉजिंग आई बी ब्रैकेट में बेस करंट, आई सबस्क्रिप्ट बी इन ब्रैकेट बेस करंट ब्रैकेट क्लोज, टू एंटर एंड आई ई ब्रैकेट में एमीटर करंट, टू लीव the transistor, IE to leave the transistor। एग्जाम में अगर तुम बेस करंट एमीटर करंट नहीं लिखते हो, डजंट मैटर, IB IE अंडरस्टूड है, वो चलेगा, सिंपल चलेगा। तो ये तो बात हो गई एक जंक्शन की। अब बात करेंगे अगले जंक्शन की। बाकी के 95 to 98% का क्या हुआ? पैराग्राफ चेंज कर दो। रिमेनिंग 95 to 98%, ये लिखने का तरीका ऐसे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े जो डिस्क्रिप्शन होते हैं पैराग्राफ्स ऐसे बनाए जाते हैं। The remaining 95 to 98% electrons are passed on to the collector, are passed on to the collector region under its large reverse bias, under its large reverse bias, passed on to the collector region, collector क्षेत्र में चले जाएंगे, under its large reverse bias, and from there, वहां से from there, these are drawn one by one by the battery VCC, these are drawn by the battery VCC, then supplied to VEE, and then back to the transistor, through emitter terminal, अब सेंटेंस को खींचना है। causing I subscript C, IC, causing IC to enter, IC क्या कर रहे थे? IC to enter and IE to leave, और ऐसा दूसरी बार हो रहा है, IE to leave once again, एक बार और, क्योंकि बेस करंट जब गई थी तब भी निकली थी। IE to leave once again, such that, ये जो हो रहा है इसके बेसिस पे हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? such that, डैश लगाओ, अगली लाइन में एक लाइन छोड़कर उसकी अगली लाइन में ब्लॉक में बंद करके इसको लिख दो, I equal to IB plus IC। अगर एग्जाम में सवाल आया और अगर चेक हुआ तो चेक होने का तरीका क्या होता है बताता हूँ। एग्जामिनर देखता है तुमने बायसिंग प्रॉपर लगाई है कि नहीं लगाई, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ठीक से किया है कि नहीं किया, इनके साइजेस ठीक बनाए कि नहीं बनाए, मार्किंग एनपीएन प्रॉपर पीएनपी जो भी पूछा है क्वेश्चन में वो है कि नहीं। अगर ये पीएनपी होगा तो बायसिंग अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस के लिए बैटरी उल्टा करना पड़ेगा, पीएनपी होगा। वो अगर सही है तो फिर ये एग्जामिनर देखता है कि बीच में तुमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, 2-3 पैराग्राफ है कि नहीं है, पढ़ता नहीं है उनको, सीधा देखता है रिजल्ट, उस पर टिक करता है, नंबर देता है, इस तरह से चेक होता है। तो हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग को लिखा, पढ़ा, समझा। जब हमने पीएन जंक्शन के बारे में सीखा था कि फॉरवर्ड बायस करने पर स्मॉल रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस करने पर लार्ज रेजिस्टेंस, फिर हमने दिमाग लगाकर सोचा था कि क्यों ना इसका इस्तेमाल एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाए। अभी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है थोड़ा बहुत हमें समझ में आया है, तो क्या हमारे किसी काम का हो सकता है? काम का होगा तब आगे रिश्ता बढ़ाएंगे। आदमी बहुत स्वार्थी, सिर्फ उन्हीं से मतलब रखता है जिनसे उनका काम निकलना होता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं मिलूंगा तो नमस्ते करोगे, बाद में एग्जाम हो गया, उसके बाद कहीं मैं मिल गया, तो एक्सेप्शंस
रेजिस्टेंस आर देयर, बट बहुत कम बच्चे होते हैं वो। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, इसमें हमें देखना है कि इससे क्या काम ले सकते हैं, हमारे किसी काम आ सकता है तो इसके बारे में और पढ़ेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे इसको। क्या ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है, क्या ये करंट को बढ़ा सकता है, क्या ये पावर को बढ़ा सकता है? वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब वोल्टेज गेन, करंट को बढ़ाने का मतलब करंट गेन। गेन को एम्प्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। गेन कह दो, एम्प्लीफिकेशन कह दो, बात एक ही। तो बढ़ाने का मतलब कैसे बढ़ाना, एक इसकी इनपुट साइड है, एक इसकी आउटपुट साइड है। क्या मैंने कोई सिग्नल दिया है इसको? जवाब है नहीं दिया, अभी तो सिर्फ इसके खुद के खाने पीने का जुगाड़ किया है। ये क्या खा रहा है? डीसी खा रहा है, डीसी कंज्यूम कर रहा है। काम किस पर करेगा? सिग्नल जो मैं इसको दूंगा वो एसी नेचर का होगा। तो मैं बताता हूँ, जैसे कोई ट्रेनी लगता है किसी फैक्ट्री में, शुरू में जिम्मेदारी नहीं देते, कुछ से काम नहीं करवाते, शुरू में उसको सिखाया जाता है, स्टाइपेंड देते हैं, पैसा देते हैं थोड़ा बहुत, शुरू में सिखाते हैं उसको। सेम सिचुएशन इसकी है, अभी हमने इसको कोई जिम्मेदारी, कुछ काम करने को नहीं दिया है। अगर काम करने को दूं तो मैं पहले देखूंगा ये क्या कुछ काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने इसको बंद कर दिया, मेरी आवाज कम हो गई, तो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर का काम कर रहा था उसने एम्पलीफाई करना बंद कर दिया। इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो खुद क्या खा रहा है? डीसी खा रहा है। उसके अंदर भी जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो एम्पलीफाई कर रहा है, वो रेक्टिफायर से डीसी खा रहा है, पर काम किस पर कर रहा है? सिग्नल क्या है जो मैं बोल रहा हूँ? वो सिग्नल है। मेरी आवाज कैसी है? डीसी की एसी? मेरी आवाज ऐसी है। इसमें साइनोसॉइड्स हैं, कई उतार चढ़ाव, डिफरेंट साइनोसॉइड्स। इस सिग्नल की प्रोसेसिंग कर रहा है वो, इस सिग्नल को बढ़ाकर दे रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है। तो ये जो गेन होता है हम इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसे मानते जाना चीजों को, फिर आगे एक साथ समझ में आ जाएगी। गेन होता है उसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, डीसी गेन एंड एसी गेन। डायरेक्ट करंट गेन, डायरेक्ट वोल्टेज गेन, अल्टरनेटिंग करंट गेन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज गेन। तो हम डायरेक्ट करंट गेन में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का इनपुट जो सिग्नल हम लगाने वाले हैं वो डीसी नेचर का नहीं होगा, कैसा होगा? एसी नेचर का। तो हमारा सारा इंटरेस्ट है अल्टरनेटिंग करंट गेन पर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज गेन पर, अल्टरनेटिंग पावर गेन पर। तो गेन कहेंगे किसको? ये वाली साइड है आउटपुट साइड, और ये वाली साइड है इनपुट साइड, और ये कॉमन टर्मिनल। तो मैं इस करंट को कहता हूं इनपुट करंट। कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करते, बोलते सर ये तो बाहर आ रही है, आप इनपुट करंट कैसे कह रहे हो? तो टर्मिनोलॉजी इस तरह की है, अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो बाहर आती क्या? पीएनपी होता तो अंदर जाती। तो टर्मिनोलॉजी इस तरह की है कि इनपुट साइड में है, इनपुट साइड की करंट तो क्या नाम दूंगा? इनपुट करंट। आउटपुट साइड की करंट तो क्या नाम दूंगा? तो सर्किट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं रेशियो लेता हूं चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन, कुछ नहीं लिखना, समझना है खाली, चेंज इन इनपुट करंट, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट गेन। पर मैं जानता हूं आईसी आईई से छोटी है, आईसी तो मिली एम्पियर है, ये भी मिली एम्पियर है, पर आईसी इसकी 95 to 98% है। तो आईसी क्योंकि छोटी है तो क्या गेन होगा? तो जवाब नहीं है, तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, जब आईसी छोटा है तो जो चेंज है वो भी छोटा होगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ रहे थे, क्वांटिटी ज्यादा थी तो डिके रेट भी ज्यादा थी, क्वांटिटी कम होगी तो डिके रेट भी कम होगी, जस्ट लाइक दैट। तो ये 0.95 के आसपास होता है। तो गेन नहीं मिला, क्या मिला? लॉस। वोल्टेज में चेक करते हैं, वोल्टेज में क्या मिला? जो टाइम देख रहा है बच्चा वो क्लास छोड़ के चले जाए, उठो और जाओ यहाँ से। डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। देखो ओम्स लॉ तो यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट रहेगा, पर जो रिलेशनशिप है V इक्वल टू आई आर, इट इज वैलिड, क्योंकि वो रिलेशन ये नहीं कहता, वो कहता है कि V, I और R तीनों चेंज हो सकते हैं, और इस तरह से चेंज होंगे कि रिलेशन ये रहेगा, V इक्वल टू आई आर रहेगा। तो V इक्वल टू आई आर मैं यहाँ लगा सकता हूँ। आउटपुट साइड में वोल्टेज को मैं बोलूंगा आउटपुट साइड की करंट में चेंज डेल्टा IC मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस, स्मॉल r से दिखाया तो स्मॉल r से दिखाता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस IR
ऐसे इनपुट साइड वाले वोल्टेज के लिए डेल्टा आई ई आर एन। अब आर आउट अपॉन आर एन रेशियो निकालो तो 100 है। 100 को किससे मल्टीप्लाई करो? 0.95 से, ग्रेटर देन गेन मिल रहा है। अब हमारा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, गेन मिल रहा है, काम का हो सकता है। पावर निकालूंगा तो पावर का वही फॉर्मूला वैलिड है, P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। वोल्टेज गेन जो 95 के ऑर्डर का है या 100 है, उसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे करंट तो भी गेन ही मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। फिर थोड़ा सा अगर और सोचेंगे तो हमने कॉमन बेस की बात की। अगर एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता तो आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर होता और इनपुट टर्मिनल बेस टर्मिनल होता। इनपुट टर्मिनल बेस टर्मिनल होता तो यहां पर बेस करंट आती और यहां पर किस करंट आती, जो कि माइक्रो एम्पीयर के ऑर्डर की, जबकि ऊपर वाली मिली एम्पीयर की है। तो ये वेरी मच ग्रेटर देन 1 होता। यानी कॉमन एमीटर में तो करंट में भी गेन मिलता और वोल्टेज गेन और ज्यादा मिलता, पावर गेन और ज्यादा मिलता। काम का है और अच्छे से इसमें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। आज के लिए काफी है, इसको बंद करो।